हेलो किड्स। देखिए, हमने लास्ट वाली वीडियो में मोमेंटम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है और उसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो जो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ करती है। इतनी बात हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से। ठीक, देखिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है पहले आप ज़रा इसका ब्रीफ टर्म लीजिए कि ब्रीफ टर्म है क्या, बेसिकली इसका क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज टू बी हमारे पास कोई एक बॉडी है, सपोज टू बी कि उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि थी स्मॉल यू। आपको याद होगा कि हम जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो उसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि एक बॉडी थी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो यू थी। कुछ देर के बाद, सपोज टू बी टाइम टी के बाद, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर स्मॉल वी हो जाती है। ठीक है, देखिए पहले वाले केस में उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, सेकेंड वाले केस में उसकी वेलोसिटी चेंज होने के बाद कुछ और हो गई और हमने कंसिडर कर लिया लेट द मास ऑफ द बॉडी बी स्मॉल एम। हमने उसका मास स्मॉल एम कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब जब उसकी दोनों केसेस में वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले वाले केस में इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा एम यू, मास इंटू वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ इनिशियल केस में जो उसकी वेलोसिटी थी वो यू थी। कुछ देर के बाद जब उसकी वेलोसिटी v हो गई तो उस केस में जो उसका मोमेंटम है वो हो जाएगा mv। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशंस में मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो गई, तो उन दोनों का ही जो डिफरेंस है वही चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, अब हम उसका रेट निकालना चाहते हैं। रेट का मतलब इफ वी वांट टू ऑब्टेन द रेट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप उस क्वांटिटी में टाइम का डिवीजन कर दीजिए, तो आपको उसका रेट पता चल जाएगा। ये काम आपको इस टर्म में करना है। ठीक है, देखिएगा ज़रा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, लेट देयर बी अ बॉडी विच वॉज इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी u। ठीक है, आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। तो वही लैंग्वेज लिखी हुई है जो मैंने बताई थी अभी अर्लियर। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी हमने u सपोज कर ली, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो mu होगा और जो उसका फाइनल मोमेंटम है वो mv होगा। और हम पता करना चाहते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आप कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए पहले इसकी वेलोसिटी mu थी, बाद में चेंज होने के बाद उसकी वैल्यू जो है mv हो गई। तो दोनों वैल्यूज में जो डिफरेंस आया है वही कहलाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी कि एम वी माइनस एम यू, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब देखिए हमारा जो फाइनल टास्क है वो है वी वांट टू ऑब्टेन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हम मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसका रेट पता करना चाहते हैं। तो अभी हम डिस्कस किया, रेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चेंज मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें आप टाइम का डिवीजन कर दीजिए। तो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है, आप उसमें टाइम का डिवीजन कर दीजिए। अच्छा, अब देखिएगा हम इसकी वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं चेंज इन मोमेंटम की, एम वी माइनस एम यू। तो एम वी माइनस एम यू अपना एज इट इज है और टाइम का हमने यहाँ पर डिवीजन कर दिया जिसे हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा आप इन दोनों से m कॉमन ले सकते हैं। जब आप दोनों एम वी और एम यू दोनों में से, लाइक दिस वॉज एम वी माइनस एम यू, जब आप इन दोनों में से m कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा अंदर, v माइनस यू। सो द वैल्यू विल बी एम वी माइनस यू और जो t है वो एज इट इज़ है। ठीक, अच्छा देखिए मैं आपको कुछ रिकॉल करता हूँ। आपको एक फिजिकल क्वांटिटी याद होगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि v माइनस यू अपॉन टी, यही तो एक्सेलरेशन हुआ करता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप v माइनस यू अपॉन टी के प्लेस पर a पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी ही तो है, आप इसके प्लेस पर a सब्सिट्यूट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एम ए, यानी कि आपको जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जो वैल्यू मिली है वो निकल कर आई है एम ए। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो बोल देते हैं प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्यूरी थ्योरी लिखनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एम ए। ओके, चल इसके बाद देखिए हमारा है कुछ और है, हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। उससे पहले कुछ और एक चीज़ और है, देखिएगा ज़रा समझिएगा। देखिए अभी हम डिस्कस किया कि जो मोमेंटम है, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो किसके इक्वल आया, एम ए के इक्वल आया। एम यहाँ पे क्या कहलाता है, मास ऑफ द बॉडी, ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो देखिएगा देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। देखिए एक बात और, मास तो बॉडी का कांस्टेंट होता ही होता है, तो अगर आप ये टर्म ना भी लिखें ना कि व्हेन द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस आप ये समझिए कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू एम ए, मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारी शुरुआत होती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ क्या था, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट।
ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या स्टेट करता है, वो स्टेट करता है द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है वो उसके रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको याद होगा प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, ऐसे करिए हम बना देते हैं प्रोपोर्शनल का साइन। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। क्या स्टेट करता है ये देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा अब देखिए हमने पीछे डिस्कस किया था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एम ए। अभी पीछे निकाला था हमने। तो जो एफ होता है फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू एम ए की इक्वल आई थी, अभी पीछे हमने किया था, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमेशा कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आता है के, तो F इज इक्वल टू के एम ए। याद रखना है प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाने पर हमेशा कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आता है के, सो F इज इक्वल टू के एम ए। यहाँ पर जो के की वैल्यू 1 होती है, तो जब के की वैल्यू जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कभी अगर बोल देते हैं ड्राइव द फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, तो आपको वो जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से हमने शुरुआत की थी ना, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का डिस्क्रिप्शन देना होगा, ठीक है। अगर कभी आ जाता है प्रूव F इज इक्वल टू एम ए, या ऑब्टेन द फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, या फिर ड्राइव द फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, कुछ भी लैंग्वेज कह सकते हैं, तो आपको पूरा ऊपर से नीचे तक बताना होगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल एज आई थिंक। चलिए अब देखिए आपने F इज इक्वल टू एम ए ड्राइव तो कर लिया फॉर्मूला। अब हम फोर्स के बारे में थोड़ी सी और स्टडी कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की हेल्प से थोड़ी सी और स्टडी कर लेते हैं। कैसे, देखिए आपको वैसे याद होगा कि जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा और डिस्कस करें। देखिए F इज इक्वल टू एम निकल कर आया, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, एक्सीलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो यूनिट है आप उसे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम हो गया और जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो जो फोर्स है उसकी यूनिट हो गई किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ही शॉर्ट में न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने फोर्स के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत सारे टर्म्स बताए, बहुत सारे लॉज बताए, तो उनको ऑनर देने के लिए उसकी यूनिट का नाम न्यूटन ही रख दिया गया, ऐसा है एक्चुअली। तो बेसिक जो न्यूटन है वो न्यूटन इसका शॉर्ट फॉर्म है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को शॉर्ट में न्यूटन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लीजिए या ऊपर लाके उसे -2 कह लीजिए, और न्यूटन इन शॉर्ट दैट इज रिटन एज न्यूटन। अगर हम इसकी CGS यूनिट के बारे में बात करते हैं तो CGS यूनिट होती है, देखिए किलोग्राम के प्लेस पर ग्राम लगा दीजिए और जो मीटर है उसके प्लेस पर सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2, और इसे हम डायन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, डायन, DYNE। ये भी जो फोर्स की यूनिट है और न्यूटन भी फोर्स की ही यूनिट है। जैसे डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर भी होती है और मीटर भी होती है, ठीक है। अच्छा एक बात देखिएगा कि जैसे जो कोई भी यूनिट होती है, जैसे 1 मीटर है या फिर 1 किलोमीटर है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। इस पर्टिकुलर वैल्यू है कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मीटर कहलाएगी, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ किलोमीटर कहलाएगी। इसी तरीके से देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि 1 न्यूटन फोर्स की यूनिट है, लेकिन 1 न्यूटन होता कितना है, 1 न्यूटन वैल्यू कितनी है, हम कैसे अज्यूम करें कि 1 न्यूटन का मीनिंग क्या हुआ। तो देखिए 1 न्यूटन की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, 1 न्यूटन की डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग इस फॉर्मूला की हेल्प से। किससे, इस फॉर्मूला की हेल्प से। समझिएगा, देखिए हम फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन लेके आना चाहते हैं, तो ये 1 कब आएगा, अगर आप मास की वैल्यू 1 kg लगा दें। समझिएगा, अगर आप मास की वैल्यू 1 kg लगा दें और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दें, तो जब आप 1 × 1 करेंगे तो फोर्स की यूनिट भी तो 1 ही निकल कर आएगी। समझ नहीं समझ रहे हैं। अगर आप मास की वैल्यू को 1 लगा दें, भाई आपके पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, आप m के प्लेस पर 1 डाल दीजिए और जो एक्सेलरेशन है इसके प्लेस पर भी 1 डाल दीजिए, तो 1 × 1 तो ये भी तो 1 निकल कर आएगा। तो उस केस में जो फोर्स है वो 1 न्यूटन कहलाएगा अगर उसका किसी बॉडी का मास 1 kg हो और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो उस केस में जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा उसे 1 न्यूटन कहा जाएगा। समझ गए ना आप, हमने कोई नई चीज़ नहीं की, हमने क्या किया, इस फॉर्मूला की हेल्प से ही डेफिनेशन बना डाली। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन अगर आपको बनानी है तो आप क्या करेंगे, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which can produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of mass 1 kg। 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो 1 किलोग्राम की बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg।
इसी तरीके से हम वन डायन की डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए डायन जो है वो फोर्स की सीजीएस यूनिट है। उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो मास था ना उसकी यूनिट आपको ग्राम लिखनी है और एक्सीलरेशन यूनिट आपको यूज़ करनी है, वैसे होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको लेनी पड़ेगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस बाकी सारे वर्ड्स वही हैं। वन डायन इज अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं होते होंगे ना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लीजिए या फिर ऊपर लाके उसे सेकंड टू द पावर -2 कर लीजिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिएगा, देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि जो डिस्टेंस है इसकी यूनिट किलोमीटर भी होती है और मीटर भी होती है, और इन दोनों में आपस में एक रिलेशन भी होता है, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सेम वे में अगर देखा जाए तो जो फोर्स है उसकी यूनिट न्यूटन भी है और जो है डायन भी है, एक एसआई यूनिट है एक सीजीएस यूनिट है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा। तो बस वही हम रिलेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं, वही रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अच्छे समझिएगा ज़रा, ठीक है। देखिए 1 न्यूटन का मतलब है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर है ना, ये 1 कब आता है, जब m 1 किलोग्राम होता है और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा ज़रा, देखिए 1 किलोग्राम जो है आप इसे 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है आप इसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 1000 इंटू 100 ये हो गया 1 के ऊपर 5 जीरोज़, 1 के ऊपर 5 जीरो को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5, और जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आया इसे आप शॉर्ट में कहते हैं डायन। तो 1 न्यूटन में आप कह सकते हैं 10 टू द पावर 5 डायन होते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल एज आई थिंक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसे फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ। क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ देखिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ तो भी सेकंड लॉ तो हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड लॉ भी हमारा बचा हुआ है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फंडामेंटल लॉ इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वी कैन ऑब्टेन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ विद द हेल्प ऑफ द सेकंड लॉ। क्योंकि हम सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, निकाल के ला सकते हैं। इसीलिए जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसे फंडामेंटल लॉ कहा जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है ऐसा क्यों कहा जाता है, अगर मतलब कैसे आता है, कैसे प्रूव किया जाता है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। हाल फिलहाल आप याद रखिए कि जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसे जो है फंडामेंटल लॉ कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए ज़रा, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन डेली लाइफ, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि कई सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हम नोटिस नहीं करते हैं, और जब हम उस चीज़ से रिलेटेड स्टडी करते हैं फिजिक्स में तब हमें लगता है अरे यार ये तो था, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए आप क्रिकेट खेलते हुए देखते होंगे, दीज डेज IPL इज़ रनिंग, तो हो सकता है कि आपने खेला भी हो। जब हम कोई भी बॉल कैच करते हैं, जो हमारी तरफ कोई बॉल आ रही होती है, हम फील्डिंग कर रहे होते हैं, हम कैच करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, ठीक है। वी टेक आर हैंड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हम हाथों को अपना थोड़ा सा पीछे लेके चले जाते हैं। तो एक्चुअली ऐसा करते क्यों हैं, बात आती है ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है। ये हमारी एक जनरल सी एक्टिविटी है, बट साइंटिफिकली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है कि मतलब अभी साइंटिफिकली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इसका रीज़न मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि F इक्वल होता है ma, ठीक है, और आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t, एग्रीड। अच्छा अब देखिएगा F और T डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो F और T एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहे जाएंगे। M सामने लिखा हुआ है, मास उसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। और F और T मतलब कि फोर्स और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कहने का कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर टाइम ज़्यादा होगा, फिर से बोल देता हूँ, टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए जब हम किसी भी चीज़ को बीट करते हैं, किसी स्टिक से बीट कर रहे हैं, मान लीजिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत उसके ऊपर लगानी है, तो हम क्या करेंगे, स्टिक से हम उसे अपने हाथ को स्पीड से लेकर आएंगे। हम क्या करेंगे, बहुत स्पीड से लेकर आएंगे और उस चीज़ को बीट करेंगे,
ठीक है ना, सही बात नहीं है। अगर हमारी मान लीजिए किसी से खैर हमें कभी करना चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए भी, कभी बाई चांस हमारी लड़ाई हो जाए किसी से, तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसे ज़्यादा मतलब जो हैवी फोर्स मारना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे हाथ में डंडा मतलब बहुत तेज़ से स्पीड से लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो उसके ऊपर हम इंप्लीमेंटेशन कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा चोट उसको लगे, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ऐसे कभी करिएगा नहीं, लड़ाई वड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए, बहुत बेकार चीज़ होती है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि फोर्स और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम कम होगा, मतलब जितनी स्पीड से लेकर आएंगे तो फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। आप इसके एग्जांपल लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए तो कोई दो पर्सन है साइकिल चला के आ रहे हैं, दोनों स्पीड में हैं, तो आपस में टकराए जाएंगे तो उन दोनों की ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और अगर स्लो स्लो आ रहे हैं और आपस में टकराए जाएंगे तो उनकी कम लगेगी। ऐसा क्यों, जब वो स्पीड से आ रहे थे तो टाइम कम था, तो उन्हें टाइम कम लग रहा था उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तो जितना कम टाइम लगेगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, और टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, इसीलिए उनके कम लगेगी अगर वो स्लो स्लो आएंगे तो। अब देखिए हम वाइल कैचिंग क्रिकेट बॉल, जो हम क्रिकेट बॉल को कैच कर रहे होते हैं, वी टेक आवर हैंड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हम अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, वी इंक्रीज द टाइम फॉर मेकिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू बी जीरो, हम बॉल की वेलोसिटी को जीरो होने में टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम हाथों को पीछे ले जाते हैं तो बॉल जो है उसकी स्पीड कम होती है धीमे धीमे करके, और जो उसकी जो वेलोसिटी जीरो तक पहुंचती है, जब तक वो रुकती है उसमें टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। दैट्स वाई अ लेसर फोर्स इज अप्लाइड बाय द बॉल ऑन हैंड्स, इसीलिए हमारे हाथों पर बॉल से कम फोर्स लगता है, ठीक है। बात समझ में आएगी होगी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। और देखिएगा इसके और एग्जांपल्स, एथलीट्स ऑफन लैंड्स ऑन सैंड और फोम आफ्टर टेकिंग अ हाई जंप, जब कोई भी एथलीट हाई जंप करता है तो नीचे देखिए या तो उसकी कोई कुशन बिछा दिया जाता है, कोई फोम बिछा दिया जाता है, या फिर उसको सैंड पर कूदवाया जाता है। वो कभी हार्ड लैंड पे नहीं कूदता, वो कभी मजबूत ज़मीन पर नहीं कूदता। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर वो सैंड पर, फोम पर या कुशन पर कूदेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। बाय डूइंग दिस the time for making the velocity of the ball of for making the velocity of the athlete to be zero increases. Hence we know the force is inversely proportional to the time. If time increases then the lesser force will be applied on the body of the athlete, so he will not hurt, तो उसको चोट नहीं लगेगी या कम लगेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इटम लिखा हुआ है, एथलीट्स ऑफन लैंड्स ऑन द सैंड और फोम आफ्टर टेकिंग हाई जंप, आपको रीजन समझ में आ गया होगा क्योंकि उसमें टाइम बढ़ जाता है, ठीक। और देखिएगा और समझिएगा, देखिए थर्ड वन, when glass vessels fall on hard floor they break, जब कोई भी ग्लास वेसल, कोई भी ग्लास कंटेनर हार्ड फ्लोर पर गिरता है तो टूट जाता है, जबकि अगर वो किसी कारपेट पर, किसी सैंड पर या किसी फोम पर गिरेगा तो वो नहीं टूटेगा। अगेन वही सेम रीज़न है, ठीक है ना। क्या होता है कि इफ़ इट फॉल्स ऑन द कारपेट और सैंड और फोम देन द टाइम फॉर मेकिंग द वेलोसिटी ऑफ द ग्लास वेसल टू बी जीरो इंक्रीजेज, एंड वी नो the force applied is inversely proportional to the time. If time increases then lesser force will be applied on the glass tumbler, ग्लास कंटेनर पर लेसर फोर्स लगेगा, इसीलिए वो टूटेगा नहीं, दैट्स व्हाई इट विल नॉट ब्रेक, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसके बाद देखिएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, काफ़ी इजी है, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या स्टेट करता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज टू बी कि आपके पास हाथ में की है, ठीक है, चाबी है आपके हाथ में एक, और आप उसे कस के प्रेस करें, कस के दबाएं, तो आपके हाथ पर भी निशान आ जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ऐसा क्यों है कि जैसे हम किसी चीज़ को जब फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो वो भी हमारी बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। अगर आप सपोज टू बी आप स्किट्स पहने हुए हैं, आपने स्किट्स पहने हुए पैर में, और आप दीवार को पुश करते हैं, तो जितने फोर्स से आप दीवार को पुश करेंगे, दीवार भी आपको उतने ही फोर्स से पुश करेगी और आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। भाई देखिए कायदा क्या कहता है कि दीवार को जब आप पुश कर रहे हैं तो आप पीछे क्यों हो रहे हो, भाई दीवार को पीछे जाना चाहिए, आप पीछे क्यों हो रहे हो, क्योंकि हम जब दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, ठीक है, जिससे हम पीछे हो जाते हैं। तो यही हमारा जो न्यूटन है, मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो यही है। क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये कहने का कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स लगाती है तो जो सेकंड वाली बॉडी है वो भी पहली वाली के ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, ठीक है। अगर आप कार से जा रहे हैं और आपके गाड़ी के शीशे पर सपोज टू भी कोई बी, हनी बी आके टकरा जाती है ना,
तो आपकी हालांकि कार को कुछ नहीं होने वाला, वो बेचारी मर जाएगी, लेकिन जितना फोर्स आपकी कार उसके ऊपर लगाएगी ना, उतना ही फोर्स वो भी आपकी कार के ऊपर लगाएगी। ये फैक्ट है। भले वो छोटी है, उसका इनर्शिया कम है, इसीलिए मरेगी वो, उस पर आपकी कार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन फोर्स दोनों इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, तो यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट है। क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि एक बॉडी पहली दूसरी बॉडी के ऊपर जितना फोर्स लगाती है, दूसरी वाली भी पहली वाली बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। ठीक है, if a body applies a force on the second body, then second body will also apply an equal and opposite force on the first body। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एज आई थिंक। चलिए, इसके बाद हम लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हम कुछ एग्जांपल्स अब लेने वाले हैं। पहला देखिएगा, व्हेन अ बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। देखिए हमारे पास कोई एक टेबल है, हमने उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, तो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, और ये तो उसका वेट है, मतलब कि एक फोर्स। ठीक है, तो जो टेबल है वो भी इस बुक के ऊपर एक फोर्स लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो एवरी एक्शन डज हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बुक का वेट नीचे की तरफ और जो टेबल है उसका फोर्स ऊपर की तरफ। तो एक एक्शन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, देखिएगा, व्हेन अ बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, इट्स वेट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन द बुक बाय द टेबल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, चलिए और देखिएगा, when we push a wall with our palm, same force is also applied by the wall on our palm। अभी हमने डिस्कस कर लिया था ये, अगर हम अपनी हथेली से किसी दीवार को पुश करते हैं तो जो दीवार है वो भी हमारी हथेली के ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। और देखिएगा, when a boatman wants to move the boat away from the shore। देखिए आपने कई बार देखा होगा, अगर अब नदी के किनारे कभी आपने नोटिस किया हो, कि जब बोटमैन को अपनी बोट को पानी के बीच में लेके जाना होता है तो वो क्या करता है, अपना जो उसका जो ओर होता है ना, जो उसका डंडा होता है जिससे वो उसको नाव को चलाता है, उसे बोलते हैं ओर, OAR, ओर। तो उससे वो जो उसका जो शोर है, जो किनारा है, उसको पुश करता है। तो जो शोर है वो भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है। ठीक है, इसीलिए नाव बाहर की तरफ चली जाती है, नाव नदी की तरफ चली जाती है। समझ में आ गई वो बात मेरे ख्याल से। एक्शन एंड रिएक्शन, when a boatman wants to move the boat away from the shore, he pushes the shore with bamboo or with oar। oar को बोलते हैं हिंदी में चप्पू। The same force is also applied by the shore according to Newton's third law of motion, and the boat goes away from the shore। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए और देखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए हम वाटर में अपनी बोट चलाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ओर है उससे हम वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन। द सेम फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द ओर्स। उतना ही फोर्स वाटर भी ओर्स के ऊपर लगाता है, तो बोट आगे चली जाती है, पानी पीछे चला जाता है। ऐसा इसीलिए होता है। ठीक है, देखिएगा, टू मूव अ बोट इन वाटर वी पुश द वाटर विद ओर, सेम फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड बाय द वाटर एंड द बोट गोज अहेड, मतलब कि आगे बढ़ जाती है जो हमारी बोट होती है वो। ठीक है, और देखिएगा, जब हम किसी बुलेट को गन से फायर करते हैं तो हमें भी पीछे की तरफ जर्क फील होता है, झटका फील होता है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं रिकॉइल। तो हमें एक रिकॉइल महसूस होता है, बुलेट आगे जाती है और गन थोड़ा सा पीछे आ जाती है। ठीक है, सेम रीज़न है अगेन, एक पर्टिकुलर फोर्स गन बुलेट के ऊपर लगाती है जिससे बुलेट बाहर निकलती है। द सेम फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड बाय द बुलेट ऑन द गन, दैट्स वाई वी फील जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए हमें पीछे की तरफ झटका महसूस होता है, एक जर्क महसूस होता है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। लेकिन हाँ, अब आप सोचोगे कि भाई एक बात बताओ, जब सेम फोर्स लग रहा है तो बुलेट इतनी आगे क्यों जा रही है, गन उतनी पीछे क्यों नहीं आ रही? सेम वही रीज़न जो मैंने बी का एग्जांपल लेके बताया था कि बुलेट जो बहुत छोटी है, उसका इनर्शिया काफ़ी कम है, तो इसीलिए बुलेट गन को रिकॉल तो करती है लेकिन वो इतना पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि गन का मास ज़्यादा है, गन का इनर्शिया ज़्यादा है। आपको याद होगा, जिसका इनर्शिया जितना ज़्यादा होता है उसको उसकी पोजीशन से चेंज करना उतना ही मुश्किल होता है। कल हमने डिस्कस किया था, मतलब लास्ट वीडियो में। ठीक है, और देखिएगा, When rocket goes in space, it expels gases out through its nozzle। देखिए जो रॉकेट होता है उसके पीछे से कई सारे बर्न्ट गैसेस निकलती हैं, जली हुई गैसेस निकलती हैं, और उसी की वजह से जो रॉकेट है वो आगे बढ़ता है। एक्चुअली क्या होता है, द गैसेस लाइक बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर यूज एज फ्यूल इन द रॉकेट। सो व्हेन दोज गैसेस आर बर्न्ट, जब वो गैसेस उसके अंदर जलाई जाती हैं, एंड दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम इट बैकवर्ड डायरेक्शन थ्रू नोजल, तो उसके पीछे वाले एरिया से बाहर निकलती हैं।
बेसिकली जो रॉकेट होता है वो उसके उन गैसेस के ऊपर एक फोर्स लगाता है. द सेम फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड बाय द गैसेस, बाय द बर्न्ड गैसेस ऑन द रॉकेट, एंड द रॉकेट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाता है. ये होता है. ठीक है, चलिए और देखिएगा. फिर वॉक ऑन द ग्राउंड. देखिए हम ग्राउंड पे वॉक कर पाते हैं. कैसे वॉक कर पाते हैं? हम क्या करते हैं, जब वॉक करते हैं तो अपने टोज से ग्राउंड को पुश करते हैं. ठीक है, मतलब फोर्स लगाते हैं. द सेम फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड बाय द गन ऑन आर टोज. सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग, द सेम फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन आर टोज. तो सेम फोर्स ग्राउंड भी हमारे टोज के ऊपर लगाता है, इसीलिए हम तो आगे चले जाते हैं. ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है. ठीक है, और देखिएगा. When a person jumps on the shore from the boat, the boat goes in backward direction. देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ अच्छे से. देखिए जैसे मान लीजिए नदी के किनारे कोई नाव खड़ी हुई है, कोई एक पर्सन है, वो उस नाव के किनारे पर खड़ा होता है और बाहर कूदता है. तो पर्सन तो बाहर आ जाएगा बट नाव पीछे चली जाएगी. ऐसा क्यों होता है? देखिए जब वो बाहर कूद रहा होता है, देन ही पुशेज द बोट विद हिज टोज. तो अपने लेग्स से, अपने टोज से उसको बोट को पुश करता है, मतलब एक फोर्स लगाता है. द सेम फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड बाय द बोट ऑन द मैन. तो जो सेम फोर्स है बोट भी उस मैन के ऊपर लगाती है. तो मैन तो आगे कूद जाता है और बोट पीछे चली जाती है. ठीक है, ये कंडीशन होती है. समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से. चले इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे. देखिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल. देखिए फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ से जो फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो खैर कल वाली वीडियो में देखेंगे, वरना फिर ज़्यादा मैशअप हो जाएगा. अब आप फ्री फॉल तक कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ तक अच्छे से कर लीजिएगा. देखिए फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी गिरती है टुवर्ड्स द अर्थ. इफ़ अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, और उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम न कर रहा हो, तो इस काइंड के फोर्स को फ्री फॉल कहा जाता है. ठीक है, इफ अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, दिस फेनोमेनन इज सेड टू बी द फ्री फॉल. अच्छा एक बात और मैं बताऊं, अर्थ पर तो फ्री फॉल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अर्थ पर है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट. तो कोई भी बॉडी जब अर्थ के ऊपर, अर्थ की तरफ गिरती है, तो उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसका फ्रिक्शन काम करता है, एक फोर्स काम करता है. तो फ्री फॉल तो सिर्फ तब कहलाता है जब कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ फ्रीली गिर रही हो, उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम ना कर रहा हो. बट यहाँ पर तो फोर्स काम करता है. एंड व्हाट इज दैट फोर्स? दैट इज द फ्रिक्शन ऑफ द एयर. दैट इज द फ्रिक्शन ऑफ द एयर. तो इसीलिए इस काइंड के फॉल को आप फ्री फॉल नहीं कह सकते. फ्री फॉल बेसिकली वैक्यूम में ही पॉसिबल है. वैक्यूम वेयर देयर इज़ नो एयर, जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती. और मैं आपको एक बात और बताऊँ, फैक्ट बताऊँ, कि फ्री फॉल वाले केस में अगर कोई एक हैवी स्टोन है और एक छोटा सा पेपर का पीस है, वो दोनों ही सेम टाइम पर नीचे पहुँचेंगे अगर आप उन दोनों को सेम हाइट से गिराते हैं, तो अगर फ्री फॉल होगा तो. लेकिन अर्थ पर फ्री फॉल पॉसिबल नहीं होता. लेकिन जनरली हम इसे ही फ्री फॉल मान लेते हैं, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट फ्री फॉल. एक्चुअली फ्री फॉल कब कहलाता है? व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी विच इज़ फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ. दैट काइंड ऑफ द फॉल इज सेड टू द फ्री फॉल. ठीक है, चलिए यहाँ से जो ये जो इक्वेशंस हैं, जो इक्वेशंस के डेरिवेशन काइंड हैं, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे. कल वाले वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे और कल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलिए ओके. बाकी यहाँ तक ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा आज. ओके, बाय.